गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों में क्या कुछ खास है डालते हैं एक नज़र। चीन ने पूर्वी लद्दाख में ही नहीं बल्कि उत्तरी लद्दाख में भी भारतीय दावे वाले क्षेत्र में घुसपैठ की है। सेना की तरफ से हालांकि इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मीडिया में आई उपग्रह की तस्वीरों से साफ दिखता है कि डेप्सांग सेक्टर में चीनी सेना की उपस्थिति देखी गई है। यहाँ उसने कुछ स्थायी निर्माण किए और टेंट भी लगाए हैं। साथ ही 2 सड़कें भी बनाई गई हैं। गलवान घाटी में तनाव कम करने को सैन्य एवं कूटनीतिक स्तर पर वार्ताओं के बीच यह खुलासा चिंता पैदा करता है। सूत्रों का कहना है कि ये तस्वीरें जून की हैं तथा इसके बाद भारतीय सेना ने उस इलाके में उपस्थिति बढ़ा दी है। बड़े पैमाने पर भारतीय दलों की वहाँ मौजूदगी है। गलवान घाटी में हिंसक संघर्ष के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए सैन्य कमांडरों की वार्ता के बाद बुधवार को भारत और चीन के बीच कूटनीतिक स्तर की वार्ता हुई। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, बातचीत के दौरान इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत चीन दोनों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का कड़ाई से सम्मान और निगरानी करनी चाहिए। भारत ने चीन से पूर्वी लद्दाख में हुए हालिया घटनाक्रम पर अपनी चिंता से अवगत कराया। बातचीत के दौरान भारत ने एलएसी पर भारतीय हिस्से को नक्शे दिखाए और जोर दिया कि चीनी उन इलाकों से पीछे हटें। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस बातचीत में भारत ने 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प का मुद्दा उठाया। चीन और भारत को एक दूसरे का महत्वपूर्ण पड़ोसी बताते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि चीन भारत सीमा पर अमन चैन बनाकर रखना दोनों पक्षों के हित में है और इसके लिए संयुक्त प्रयासों की जरूरत है। जादवपुर विश्वविद्यालय के 2 शोधकर्ता चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर इसरो की एक परियोजना पर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स व टेलीकम्युनिकेशन के एसोसिएट प्रोफेसर और परियोजना के सह अन्वेषक सायन चटर्जी ने बताया कि कृत्रिमता पर आधारित यह प्रारूप सतह पर लैंडर के उतरने के दौरान उसके धीरे धीरे सर्पिल गति से आने पर ध्यान लगाता है ताकि यह सुनिश्चित हो कि वह दुर्घटनाग्रस्त ना हो और पंख की तरह बहुत ही हल्के से मैदान को छू सके। चटर्जी ने कहा कि हम अपने डेटा के आधार पर इसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं। हम एक पतंग का उदाहरण दे सकते हैं जो लक्ष्य का कोणीय दृश्य प्राप्त करने के बाद उड़ते समय अपने शिकार को पकड़ती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि भारतीय सेना के तीनों अंगों की 75 सदस्यीय टुकड़ी का यह ऐतिहासिक लाल चौक पर आयोजित रूस की 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेना उनके लिए गर्व की बात है। सिंह 75वीं विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए रूस के रक्षा मंत्रालय के निमंत्रण पर 3 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को यहां पहुंचे। सिंह ने बुधवार को ट्वीट किया कि 1941 से 45 के महान राष्ट्रभक्ति युद्ध में सोवियत लोगों की विजय की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज मॉस्को के लाल चौक पर आयोजित विजय दिवस परेड में मैं भी शामिल हो रहा हूं। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे गर्व है कि भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों की एक टुकड़ी भी इस परेड में शामिल हो रही है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के साथ लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच उनके खिलाफ सैन्य कार्यवाही फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। प्योंगयांग की आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के केंद्रीय सैन्य आयोग की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उत्तर कोरिया के सैन्य नेताओं द्वारा लाई गई दक्षिण के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजनाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि H-1B वीज़ा अन्य और आवर्जक वीज़ा के अस्थायी निलंबन से एशिया के उच्च कौशल प्राप्त कर्मियों के साथ साथ उन अमेरिकी कारोबारियों को नुकसान होगा जो प्रवासी कर्मियों पर निर्भर करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले भारतीय IT पेशेवरों को झटका देते हुए H-1B वीज़ा के साथ ही अन्य विदेश कामकाजी वीज़ा जारी करने पर इस साल के अंत तक रोक लगाने की सोमवार को आधिकारिक घोषणा की। सांसद जूडी चू ने कहा कि इससे एशिया के वे उच्च दक्षता प्राप्त कर्मी प्रभावित होंगे जो H-1B वीज़ा प्रणाली का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली NCR में बुधवार को कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार
गुरुवार को मानसून पहुंचने का ऐलान होगा। दिल्ली में बुधवार सुबह मौसम साफ रहा, लेकिन 9 बजे के बाद काले घने बादल छाए और कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के सफदरगंज केंद्र में 14.6 मिलीमीटर और लोधी रोड केंद्र में 3.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे तापमान में गिरावट आई। गुरुवार को मानसून की आधिकारिक घोषणा होने के पूरे आसार हैं। प्रादेशिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि बुधवार को जो बारिश हुई है उसे तकनीकी तौर पर मानसून नहीं कह सकते हैं। इस दौरान हवा का रुख और अन्य कारक मानसून के अनुसार थे, लेकिन मानसून की घोषणा सुबह 8:30 बजे तक हुई बारिश के आधार पर होती है। बुधवार को बारिश इसके बाद हुई, इसलिए उसे अगले दिन में शामिल किया जाना होगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शनिवार को हर घर का सर्वे शुरू होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर इसकी तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य सचिव विजय देव ने बुधवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया। घर घर जांच का यह काम 6 जुलाई तक पूरा किया जाना है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लॉस एंजलिस में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। यह भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय होगा। दिल्ली में बुधवार को पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। राजधानी में पेट्रोल 79 रुपये 76 पैसे और डीजल 79 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वैट बढ़ने से यह बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल के दामों में बढ़ोतरी कुछ दिन और जारी रह सकती है। सभी सहकारी बैंकों और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की देखरेख के तहत लाया जाएगा। सरकार के इस कदम का मकसद सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं की संतुष्टि और सुरक्षा देना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। अन्य फैसलों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के कर्जदाताओं को 2% ब्याज सहायता देने को मंजूरी और ओबीसी आयोग का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष से जुड़ी सभी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दे दी। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति पर मुहर लगी। योग गुरु स्वामी रामदेव की संस्था पतंजलि की ओर से कोरोना की दवा बताकर लॉन्च की गई कोरोनिल और स्वासारी दवा विवादों में घिर गई है, जिससे रामदेव की पतंजलि योगपीठ की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की ओर से दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने के बाद दस्तावेज मांगे गए हैं। जानकारी मिली है कि पतंजलि की ओर से तैयार कोरोना की दवा कोरोनिल का कोरोना के गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों पर ट्रायल नहीं हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं। दरअसल कोरोना विषाणु संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक पैनल में इन परीक्षाओं को रद्द करने को कहा गया है। शेयर बाजारों में 4 कारोबारी सत्रों की कामकाजी का सिलसिला बुधवार को थम गया। कमजोर वैश्विक रुख के बीच मासिक रिवर्स अनुबंधों के निपटान से पहले निवेशकों द्वारा बैंकिंग और वित्तीय शेयरों के मुनाफा वसूली से बाजार में शुरुआती बंबई शेयर बाजार का 30 शेयर वाला सूचकांक 561.4 अंक या 1.58% के नुकसान से 34,868.98 अंक पर बंद हुआ। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने बुधवार को कहा कि उसने फेसबुक को दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी है। फेसबुक ने अप्रैल में $5.7 अरब में जियो प्लेटफॉर्म से 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की थी। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि भारत में कंपनियों की रेटिंग या स्टॉक के और नीचे आ जाने का जोखिम है। रेटिंग एजेंसी ने माना कि यदि कंपनियों की आय में सुधार 18 महीने से अधिक लंबा खिंचता है तो उनकी स्टॉक घट सकती है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने बयान में कहा कि भारतीय कंपनियों की करीब 35% क्रेडिट रेटिंग्स का परिदृश्य या तो नकारात्मक है या वह सकारात्मक प्रभाव के साथ निगरानी है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 2020-21 में 5.3
फीसद सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। देश के इतिहास में यह सकल घरेलू उत्पाद की सबसे निचली वृद्धि दर होगी। रेटिंग एजेंसी ने बुधवार को कहा कि अर्थव्यवस्था में संकुचन का यह छठा अवसर होगा। रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पादन की रफ्तार और स्तर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार श्रृंखला टूट गई। विमानन, होटल और आतिथ्य क्षेत्र में गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को दबाव झेल रहे 2 लाख सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई को अतिरिक्त ऋण सुविधा देने में गारंटी कवर के लिए 20,000 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना की शुरुआत की। यह वित्त पोषण योजना उन एमएसएमई की मदद के लिए शुरू की गई हैं जो काफ़ी दबाव में हैं और बैंकों ने उन्हें गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए की श्रेणी में डाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं और इससे जुड़ी उम्मीदें परवान चढ़ती दिख रही हैं। जानकारों का मानना है कि एक बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो गई तो कुशीनगर को पर्यटन का हब बनते देर नहीं लगेगी। इससे बुद्ध सर्किट के देशों को लेकर पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं को पंख लग जाएंगे। कैबिनेट के ऐलान से कुशीनगर में जश्न का माहौल है। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।